गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पंडित महावीर प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय विजयपुर मिर्ज़ापुर से मैं आपको आज बीएड थर्ड सेमेस्टर के विषय हिंदी के विषय में आपको कुछ बताऊंगा। तो उसमें हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, मतलब आपको पाठ्य पुस्तकें जो हैं या जो पाठ्यक्रम है आपका हिंदी में क्या क्या है, तो उस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। हिंदी में आपको गद्य पढ़ाना है, काव्य पढ़ाना है, व्याकरण पढ़ाना है, हिंदी भाषा की उपयोगिता, मातृभाषा के रूप में उसका प्रयोग, उसके साथ साथ उसकी भाषा एवं लिपि के विषय में बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कोई काव्य है तो उदाहरण के तौर पे कोई एक ठो पद्य आप ले लीजिए। उस पद्य को पढ़ाने के उपरांत तो सबसे पहले तो ये आप समझिए कि पद्य को पढ़ाया कैसे जाता है। उसमें पद्य को पढ़ाते समय पद्य है इसलिए उसमें लयात्मकता होनी चाहिए, संगीतात्मकता होनी चाहिए। तो जब आप उस टॉपिक को पढ़ाइए अपने क्लास में तो एक लय के साथ, तो उसमें ताल की प्रमुखता होनी चाहिए। तो जब आप कोई काव्य पढ़ा दिए तो उस काव्य की व्याख्या कैसे की जाएगी, तो व्याख्या के लिए कुछ पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं। यदि उन पॉइंट्स का सहारा आप लेंगे तो उस काव्य की व्याख्या आप बहुत ही सरल तरीके से, सहज तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। तो उसमें क्या क्या तत्व हैं किसी काव्य की व्याख्या करने के लिए, वो मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको समझा दे रहा हूँ, उसको आप थोड़ा देख लीजिए। पहला पॉइंट आपका होता है किसी काव्य की व्याख्या करते समय, तो उसमें पहला पॉइंट दिया जाता है संदर्भ। मैं अभी इसको विधिवत आपको बताऊंगा, पहले आप सारे पॉइंट्सों को समझ लीजिए। दूसरा इसमें आपको हेडिंग दिया जाता है प्रसंग, और तीसरा इसमें पॉइंट होता है केंद्रीय भाव। चौथा पॉइंट आपका है व्याख्या, और जो लास्ट पॉइंट है इसको लिखा जाता है विशेष या काव्यात्मक सौंदर्य। तो अब आप एक एक पॉइंट पे थोड़ा विधिवत समझिए डीपली। जैसे आप संदर्भ है तो संदर्भ का मतलब ये होता है कि जो जिस काव्य को आप पढ़ रहे हैं वो किस कवि ने लिखा है, किस पुस्तक से लिया गया है, ये सारे पॉइंट आपको संदर्भ में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम कवि निराला को आप पढ़ा रहे हैं, उनकी एक रचना है जूही की कली कविता। तो मान लीजिए आप जूही की कली को पढ़ा रहे हैं, तो इसका यदि आपको संदर्भ लिखना होगा तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो इसमें आपको दिखाना यह होता है कि जो काव्य जो पद्य रचना है, जैसे जूही की कली का जो एक खंड या दो खंड आपके क्लास में है, आपके पाठ्य पुस्तक में है, आप उसको जब पढ़ा दिए तो इसमें कि प्रस्तुत पद्य अवतरण, हमारी पाठ्य पुस्तक, जो आपके पुस्तक का नाम हो आप उस पुस्तक का नाम दीजिए। उसके बाद कवि का नाम उसमें दिया जाता है। कवि के नाम के साथ आपको ये भी उल्लेख करना होता है कि वो जिस कवि का हम उल्लेख कर रहे हैं वो कवि किस काल खंड से आता है, वो रीत काल का है, भक्ति काल का है, या आदिकाल का है, या आधुनिक काल का है। तो यदि आप उस कवियों के साथ साथ उनके कालखंड को भी प्रदर्शित करते चलेंगे तो आपका जो संदर्भ बनेगा वो सबसे सर्वोत्तम माना जाएगा। तो जैसे जूही की कली की व्याख्या वो संदर्भ लिखते समय आपको लिखना होगा प्रस्तुत पद्य अवतरण आधुनिक काल के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना जूही की कली से अवतरित है। इतने सारे पॉइंट आपको अपने संदर्भ में दिखाने पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपका आता है प्रसंग। तो अभी आप पूर्व कक्षाओं में हाई स्कूल या इंटर में आप जो व्याख्या कर रहे थे तो उसमें संदर्भ, प्रसंग और सीधे व्याख्या पे आप आ जाते थे, तो उसमें एक केंद्रीय भाव नहीं था। तो लेकिन अब आप विशेष शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विशेष दौर में आप हैं, तो इसलिए आपको इन सारे पॉइंटों को विधिवत जानना आवश्यक है, जिससे कहीं भी आप बच्चों को सारी जानकारी एक साथ प्रस्तुत कर सके। तो प्रसंग में आपको ये दिया जाता है कि जिस पद्य की हम व्याख्या कर रहे हैं वो कवि ने किस प्रसंग को आधार बना करके लिखा है। प्रसंग का मतलब होता है कि जो पद्य 4 लाइन का है उसके ऊपर भी और उस 4 लाइन के नीचे भी पूरे कविता का सारांश क्या है वो संक्षेप में आपको देना होता है, वो प्रसंग में होता है। तीसरे पॉइंट पे यदि आप आएंगे केंद्रीय भाव, जो आप अभी तक इंटर तक लिखते आते थे कि प्रसंग का जो पॉइंट होता था वो पॉइंट टू द पॉइंट एकदम केंद्रीय भाव होगा। इसमें आपको जिन 4 लाइनों की व्याख्या करनी होती है
उन्हीं 4 लाइनों का प्रसंग संक्षेप में आपको केंद्रीय भाव में दिखाना होता है कि इन 4 लाइनों में जिसकी हम व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें कवि तुरंत हमसे यह कहना चाहता है, उस चीज को आप केंद्रीय भाव में दिखा देंगे। उसके बाद चौथे पॉइंट पे आप सीधे व्याख्या पे आ जाएंगे। तो व्याख्या जो 4 लाइन या 6 लाइन का जो आपका पद्य खंड है, उस पूरे पद्य खंड की व्याख्या आप प्रस्तुत करेंगे। इन 4 पॉइंटों के बाद 5वां पॉइंट आपका आता है विशेष, या तो उसको दूसरे शब्द में कहते हैं काव्यात्मक सौंदर्य। काव्यात्मक सौंदर्य का मतलब ये होता है, जो हमारा कवि है, जो भी लेखक है, वो जो गद्य या पद्य लिखा है, तो उसमें गद्य या पद्य में क्या विशेषता हैं, उन सारी विशेषताओं को हम उसके काव्यात्मक सौंदर्य में या विशेष नाम से प्रस्तुत करते हैं। तो काव्यात्मक सौंदर्य में होता क्या है, उसमें भी कई पॉइंट आते हैं, इसको आप थोड़ा संक्षेप में समझिएगा। तो पहला पॉइंट आता है भाषा। कवि ने कोई पद्य या गद्य किस भाषा में लिखा है, उस भाषा की रूपरेखा कैसी है, वो सहज है या कड़ी है, कठोर है, मृदु है, तो उस भाषा को आपको यहाँ दिखाना होगा। कोई भी कविता है तो या तो बहुत सरल होगी, जिन कवियों को आप पढ़ते हैं जैसे प्रसाद, पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, ये सब जितने भी हैं, इनकी कविताएं, इनका जो भाषा समूह है, जो शब्द चयन है, वो बड़ा ही सार्थक होता है और सहज होता है। लेकिन जैसे आप रीतकाल में चले जाइए, केशव दास जी हैं, उनके किसी पद्य का आपको व्याख्या करना है, तो उनकी उस पद्य खंड की व्याख्या करने में हमारे आपके क्या बड़े बड़े जो पढ़े लिखे हैं समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे शब्दों का चयन अपने पद्य में किया है जिसके लिए हमारी आपकी विद्वता बहुत कम पड़ जाती है। जो उस विषय का महारत हासिल किया होगा वही उनके पद्यों की व्याख्या कर सकता है। तो पहले विशेष में आता है कि उसमें आप अपने उस भाषा के रूप को स्पष्ट कीजिए कि भाषा कठिन है या कठोर है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है शैली। उन्होंने किस शैली में गद्य की या पद्य की व्याख्या प्रस्तुत की है, उस शैली को आप विस्तार से वर्णित करिए। तीसरा पॉइंट आता है उसमें कोई रस है, कोई छंद है, कोई व्याकरण है, इन सारे पॉइंटों को काव्यात्मक सौंदर्य में लिया जाता है। अब रस है तो उसमें रौद्र रस है, श्रृंगार रस है, जितने भी रस होते हैं उसमें से आपको उस पद्य पे बैठा करके आप स्वयं जांच कर लीजिए कि जिस पद्य खंड की हम व्याख्या कर रहे हैं उसमें कौन सा रस दिया गया है, उस रस का नाम लिखिए। रस के बाद आता है कि इसमें कवि ने किस छंद का प्रयोग किया है, यदि आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई है, तो इन छंदों की मात्राएं या सुर, लय, ताल जो भी होता है आप सब कुछ जानते हैं पूर्व में, तो उसको उस पद्य खंड पे बैठा के देख लीजिए। यदि आपको समझ में आ रहा है तो अगले पॉइंट पे आप छंद लिख दीजिए। तो यदि आप इन सारे पॉइंटों के साथ किसी गद्य या किसी पद्य की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपका व्याख्या खंड सर्वोत्तम माना जाएगा। और जो भी होगा वो आप इन सारे पॉइंटों को यदि एक साथ देखेगा तो निश्चित रूप से उससे यह जानकारी मिल जाएगी कि जिस छात्र ने भी व्याख्या खंड किया है, चाहे वो गद्य का हो चाहे पद्य का, वो छात्र निश्चित रूप से पढ़ा लिखा है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे प्रश्नों के बहुत ही सहज एवं सटीक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इस पॉइंट को बच्चों आपने समझ लिया। समय समय पे हमारे वीडियोज महाविद्यालय द्वारा प्रसारित किए जाएंगे और आगामी दिनों में आप जो भी वीडियो देखना चाहें उसको आप पंडित महावीर प्रसाद त्रिपाठी पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं और सारे वीडियो हमारे आते रहेंगे। जो भी समस्याएं आपके सामने हैं आप हमारे वीडियो को देख करके तुरंत उनका निदान आप पा सकते हैं।